सत्ता में आज हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे एक झटके के बारे में बताएंगे। जो केजरीवाल ईडी के 5 संबंध से दूरी बनाकर बैठे हुए थे, अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तारीख है 17 फरवरी। सबसे पहले इस खबर पर बड़े राजनीतिक तापमान को महसूस आप कीजिएगा। फिर आपको लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जुबानी फायर दिखाएंगे जो उन्होंने चुन चुन कर कांग्रेस पर किए। उन्होंने आज वारंटी से गारंटी तक और युवराज, लिफ्ट और लॉन्च जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। इस पर भी एक वीडियो गाइड हमने तैयार की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है जो उन्होंने यूपी विधानसभा में दिया। आज योगी ने काशी, अयोध्या, मथुरा से लेकर नंदी बाबा और भगवान कृष्ण तक जो कुछ कहा, उस पर एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो सकती है। वैसे आज ज्ञानवापी तहखाने पर भी एक बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट में 2 दिन से चल रही सुनवाई पर कोर्ट ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलील दी गई, ये भी आपको दिखाएंगे। आज की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर देखिए जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर है पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद आज नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इस तस्वीर में दोनों के चेहरों की मुस्कान सियासत का एक अलग संदेश दे रही है। ये 2024 के राजनीतिक एल्बम की एक यादगार तस्वीर है। इसमें मुस्कान के साथ घुमावदार राजनीति के सूत्र भी हैं। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से। शरद पवार गुट को पार्टी का नया नाम मिल गया है और यह नाम है एनसीपी शरद चंद्र पवार। इस बीच अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है और कहा है कि अगर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट आता है तो बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला ना दिया जाए। और पड़ोसी देश पाकिस्तान की सत्ता वाली हलचल पर भी नजर रखनी चाहिए। जब पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो जनता में एक अलग तरीके की बेरुखी और दहशत देखने को मिलती है और लोगों को बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले सीरियल ब्लास्ट भी हुए जिनमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि सुरक्षा को देखते हुए 8 फरवरी को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का प्लान है जो कभी भी एक्टिव हो सकता है। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात संबंध वाले उस राजनीतिक संग्राम की जिसका केंद्र है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पिछले 5 संबंध पर प्रवर्तन निदेशालय से उचित दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आज उनके लिए एक बुरी खबर आई है। यह खबर उस आदेश से जुड़ी हुई है जो आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल के नाम पर जारी हुआ और इस आदेश का शीर्षक है केजरीवाल हाजिर हो। आज ईडी की शिकायत पर दिल्ली की कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और इसका कारण है ईडी के बार बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद उसके सामने पेश ना होना। इसी को लेकर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की शिकायत की थी और ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का सम्मन जारी कर दिया है। इसकी तारीख है 17 फरवरी जब केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट में ईडी का तर्क था कि उसे एक केस के सिलसिले में बयान दर्ज करना है, लेकिन केजरीवाल 5 बार बुलाने के बावजूद अब तक ईडी के सामने नहीं आए। इसलिए ईडी ने केजरीवाल पर सरकारी आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया था। अब इन दलीलों को कोर्ट ने मान लिया है और इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर जारी किया गया है। लेकिन अब सवाल यह कि जो केजरीवाल अब तक ईडी के सामने जाने से इनकार पर इनकार करते रहे, वो कोर्ट के आदेश पर क्या करेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सामने आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो शिकायत ईडी ने कोर्ट में दी थी उसमें उसने क्या क्या कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को यह बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझकर उसके सम्मन पर नहीं आए। इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर सम्मन पर नहीं जाएंगे और कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाएगा। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आपके कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजना जरूरी था। ईडी के अनुसार शराब नीति में आप और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र बनाया गया और अरविंद केजरीवाल उसी आपके राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भी हैं। इसी याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन जारी हुआ। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कानून के हिसाब से चलेंगे और बीजेपी पूछ रही है अगर केजरीवाल इतने पाक साफ हैं तो पेशी से घबरा क्यों रहे। 3 फरवरी को
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए समन जारी किया है। और यानी कि साधारण शब्दों में समझे इस बात को, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हो और ये बताएं कि अभी तक ईडी के सामने वो पेश क्यों नहीं हो रहे थे। बट हम कोर्ट को डेफिनेटली बताएंगे कि ईडी के समन्स अब तक के सारे गैरकानूनी थे। कोर्ट तथ्यों पे चलता है, कोर्ट लीगली चलता है। कोर्ट को बताएंगे हम कि जो लीगल इन्फर्मिटीज उस समन में हैं वो उस ऑर्डर को गैरकानूनी बनाती है। अभी आप भोले हैं, आप मासूम हैं, तो आपको फेस करना चाहिए। आप मासूम नहीं है, आप भोले नहीं है, आप अवॉइड करके आरोप और प्रत्यारोप करेंगे और लाछन लगाएंगे। ईडी इससे रुकने वाली नहीं। ईडी के पास खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल। वो कितना ही भागने की कोशिश करें बचेंगे नहीं, ये केजरीवाल को भी मालूम है। और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसा छल प्रपंच वाला व्यक्ति जो है शायद ही कोई मिलेगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। हमारे नेता जैसे सोनिया जी हैं, राहुल जी, जब सम्मान मिला ईडी का तो गए और प्रस्तुत हुए और जवाब दिया। तो जिस तरह से हाई मॉरल पॉलिटिक्स शुरू की थी केजरीवाल जी ने, तो इनको प्रस्तुत होना चाहिए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में पूछताछ करने के लिए इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सम्मन भेजे थे, लेकिन ईडी के किसी भी सम्मन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए, बल्कि हर बार एक नया जवाब देते रहे। ईडी के सम्मन पर केजरीवाल की ओर से कब क्या कहा गया, ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को पहला सम्मन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की दलील देकर पेश नहीं हुए। इसके बाद दूसरा सम्मन भेजा गया और 21 दिसंबर को पेश होने की तारीख दी गई, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए और विपाशना में चले गए। तीसरे सम्मन पर केजरीवाल को इसी महीने 3 जनवरी को ईडी के पास जाना था, लेकिन उन्होंने सम्मन को अवैध बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद चौथा सम्मन भेजा गया 18 जनवरी को। केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन पेश होने के बदले उन्होंने ईडी को एक लंबा चौड़ा प्रश्न पत्र भेज दिया। अब फिर से आज पेश होना था, लेकिन वो प्रदर्शन वाली क्रांति का बटन दबाते रहे और ईडी के अधिकारी इंतजार करते रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है, लेकिन अब 17 फरवरी वाले कोर्ट के ऑर्डर पर केजरीवाल क्या करेंगे, ये भी वक्त के साथ पता चल जाएगा। वैसे ईडी अपने सवालों के साथ 17 फरवरी को शनिवार नहीं बल्कि केजरीवाल मनाने के लिए तैयार है। और सत्ता में अब बात करते हैं उस सियासी हमले की जिसकी रणभूमि राज्यसभा रही। सोमवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने चुन चुन कर विपक्ष पर प्रहार किए थे। आज राज्यसभा में जब पीएम मोदी पहुंचे तो अंदाज वही था, तेवर भी वही थे, भाषण की टाइमिंग भी लगभग बराबर थी और टारगेट पर थी कांग्रेस। यहां भी पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने आए थे। 90 मिनट तक पीएम मोदी ने कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कम करने के लिए कांग्रेस के पतन की संपूर्ण कुंजी पेश की। इस भाषण की बड़ी बातें आपको संक्षेप में बता देते हैं, फिर प्रधानमंत्री की जुबान से पूरी कहानी सुनिएगा। भाषण की शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 400 सीट वाले बयान से हुई। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस पर चुटकी ली और कहा कि खड़गे जी के 400 सीट वाले आशीर्वाद का धन्यवाद। पीएम ने यह भी कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस कम से कम 40 सीटें बचा पाए। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस पर वार किया और कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न के योग्य नहीं मानने वाली कांग्रेस अब उपदेश दे रही है। उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों का फैन बताया और कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों का कल्चर और कानून चलाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश को उत्तर और दक्षिण में बांट रही है। पीएम ने कांग्रेस को दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जनजात विरोधी बताया। राज्यसभा में आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम आया जब पीएम ने उनके भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि वो किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी पर भी पीएम का कटाक्ष चुभने वाला था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बना दिया है।
लेकिन वो स्टार्टअप ना लिफ्ट हो रहा है ना लॉन्च हो रहा है। आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं कि पीएम ने क्या क्या कहा। सबसे पहले सुनिए पीएम ने 400 सीटों वाले आशीर्वाद पर क्या कहा। लोकसभा में खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे? तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडर तो आ गए हैं। पीएम मोदी के तर्कश से चुभने वाले और भी घातक तंज तीर तब निकले जब उन्होंने 400 सीटों के आशीर्वाद के बाद 40 सीट वाली प्रार्थना का जिक्र किया। पीएम मोदी का इशारा ममता बनर्जी के बयान पर था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? तो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आज राज्यसभा में पीएम मोदी के राजनीतिक रडार पर कांग्रेस थी, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की पुरानी सरकारें थी। उन्होंने चुन चुन कर वार किए। राहुल गांधी पर तंज करते हुए पीएम मोदी बोले कि आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस है जिसने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया और वो स्टार्टअप लॉन्च नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि आप पर दया आ जाती है। कभी कभी 24 के चुनाव का रण शुरू होने से पहले पीएम की भाषा बहुत ही मारक थी। और ऐसा आनंद आया। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए
थोड़ा समय लगे लेकिन मजबूती से काम करे, और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल दे के काम किया है। कृपा करके जानकारियों का अभाव है तो कहिए, हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए। आप पर दया आ जाती है कभी कभी। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं। और अब बात करते हैं कांग्रेस पर पीएम मोदी के उस तंज की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिसमें बंटवारे वाली राजनीति है, भेदभाव वाले आरोप हैं, हिस्सेदारी वाला संग्राम है। इस पूरी कहानी का एपिसेंटर दिल्ली है। कैसे इसे आप दो घटनाक्रम से समझ सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का दिल्ली चलो प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर टैक्स का हिस्सा नहीं देने, आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इसे लेकर मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज राज्यसभा में पीएम मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पुरानी हो गई है, देश को बांटने के लिए पार्टी अब उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। यह देश को तोड़ने वाला नैरेटिव है। हम सब एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार की हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दरअसल ये पूरी लड़ाई केंद्र सरकार के उस फंड को लेकर है जो राज्य को दिया जाता है। किस राज्य को कितना फंड दिया जाएगा, यह निर्णय वित्त आयोग का होता है, जो हर 5 साल पर यह तय करता है कि केंद्रीय टैक्स राजस्व को विभिन्न राज्यों के बीच किस अनुपात में बांटा जाए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार उस अनुपात में राज्यों को फंड नहीं दे रही है जिस अनुपात में इन राज्यों से कर के जरिए यानी टैक्स के जरिए पैसे मिल रहे हैं। यहां ये समझ लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कई पैमानों पर होता है, जैसे आय कितनी है, आबादी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, विकास और पर्यावरण के पैमाने पर राज्य की सेहत कैसी है, किसे कितना हिस्सा मिलेगा, ये वित्त आयोग तय करता है। फिलहाल 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं जो 2026 तक मान्य रहेंगी। अब सवाल है कि आखिर क्या बदलाव हुआ है और क्यों विरोध किया जा रहा है। इसे तर्क वितर्क वाली कुंजी से डिकोड करते हैं। कांग्रेस का तर्क क्या है, यह समझिए। पहले केंद्रीय टैक्स राजस्व के वितरण के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाता था। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व के वितरण के लिए साल 2011 की जनगणना को आधार माना। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि इस फॉर्मूले से दक्षिण के राज्यों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है, राज्यों का जितना हक बनता है उतना पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि कर्नाटक केंद्र को 100 रुपए देता है लेकिन उसके बदले में 12 या 13 रुपए ही मिलते हैं। पिछले 2 वित्त आयोगों के कार्यकाल के बीच कर्नाटक के लिए वित्तीय आवंटन 4.71% से घटकर 3.64% पर आ गया है, जबकि कर्नाटक ने पहले 42% और फिर बाद के कार्यकाल में 41% टैक्स दिया था। यह तर्क भी दिया गया कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा टैक्स कर्नाटक ने केंद्र को दिया। कर्नाटक का कहना है कि इस सब की वजह से इस वित्त वर्ष में उसका घाटा 62,098 करोड़ रुपए पार कर गया है और तमाम जरूरतों के लिए उसे पैसा भी नहीं मिल पा रहा है।
दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क यह है कि कर्नाटक सरकार की भाषा राज्य और देश की जनता के खिलाफ है। 13वें वित्त आयोग यानी 2010-11 से 2014-15 के बीच कर्नाटक को 61,691 करोड़ मिले। 14वें वित्त आयोग यानी 2015-16 से 2019-20 के बीच कर्नाटक को 1,51,309 करोड़ रुपए मिले। 15वें वित्त आयोग यानी 2020-21 से जनवरी 2024 के बीच कर्नाटक को 1,29,854 करोड़ रुपए मिले हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल मार्च 2026 तक का है। इस 15वें वित्त आयोग के कुल 5 वर्षों में 1,74,339 करोड़ रुपए की राशि दी जानी। See, as a matter of fact, this year, Karnataka state is contributing more than 4,30,000 taxes to state, to Union of India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ? ₹100 ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ₹100 ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12ರಿಂದ 13 कांग्रेस पार्टी आज अलगाववादी लोग के साथ है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ है। 2-3 साल पहले आपने तब की नेशनल प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी को जेएनयू में देखे, उसके बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हुए देखे। आज पार्टी तमिलनाडु में भी ऐसे बयानबाजी अलगाववादी बात करने वाले के साथ रहता है, उनको कंडेम नहीं करता है। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले का एक अस्त्र फिनांस के ऊपर फॉल्स आरोप लगाना है। और सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका एक बयान आज हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आज यूपी विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कहा जिससे यूपी की सियासत का तापमान बढ़ सकता है, क्योंकि उनके बयान के कीवर्ड्स थे काशी, अयोध्या, मथुरा, नंदी बाबा और भगवान कृष्ण। आज योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते बोलते कैसे मथुरा और काशी का मुद्दा छेड़ दिया, सबसे पहले ये देखिए। यहाँ कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। वैसे आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर कई जुबानी तीर चलाए। विधानसभा के अंदर और बाहर उन्होंने बीजेपी पर बिलियन झूठ और ट्रिलियन डॉलर वाला कटाक्ष किया। उनका परिवार खुशहाल बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। सर सभी 1 बिलियन झूठ बोलने के भैया उत्तर प्रदेश न्यूज 18 थोड़ा आगे कर लो यार, नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। सर सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? और सत्ता में अब आपको मध्य प्रदेश के हरदा की उस फैक्ट्री में लेकर चलेंगे जहां लोगों को मौत देने वाला बारूद तैयार हो रहा था। 11 लोगों की दर्दनाक मौत, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे अस्पताल में भर्ती 271 लोग, अथाह दर्द और कभी नहीं भरने वाला जख्म जो इस वक्त कई परिवारों को परेशान कर रहा है। मलबे में तब्दील हो चुके टूटे घर, ये सिर्फ कहानी और आंकड़े नहीं है बल्कि बेईमानी के बारूदी विस्फोट की दर्दनाक दास्तान, जिसके बारे में जानकर, जिसके बारे में सुनकर, जिसके बारे में देखकर कलेजा कांप जाएगा।
मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट के 32 घंटे हो चुके हैं, लेकिन टीस है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों के सामने धमाके के बाद वो मंजर अभी भी है। इस हादसे के बाद सरकार, सिस्टम, पुलिस, प्रशासन सब एक्शन मोड में है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बारूद की इस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जो आज भी विस्फोट होने को तैयार है, जिसे आज भी सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार है। ये बेईमानी का वो बारूद है जिसकी दुर्गंध अभी भी सिस्टम की नाक तक नहीं पहुंच रही। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद TV9 भारतवर्ष ने जो फैक्ट्री का मालिक था राजू अग्रवाल, उसके ठिकानों की, उसकी अवैध फैक्ट्रियों की पड़ताल की और इस पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है वो सारी चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हरदा से आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये राजू अग्रवाल जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ, इतने लोगों की जान गई, इस तरह से कई फैक्ट्री संचालित कर रहा था। ये जो दूसरी फैक्ट्री देख रहे हैं इसका लाइसेंस भी निरस्त है। इस बात की पुष्टि खुद आईजी इरशाद वली ने भी की थी और अभी आप देखिए कि खुले में ये बारूद पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। जिस फैक्ट्री में हम आप पहुंचे हैं वहां पर अब तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। ये देखिए कितना सारा बारूद यहाँ पर रखा हुआ है और कर्मचारी यहाँ से गायब हैं। जितने भी कर्मचारी इस अवैध फैक्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि राजू अग्रवाल जिसके कारण इतना बड़ा धमाका हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, उसकी दूसरी ये अवैध फैक्ट्री। लाइसेंस कुछ नहीं इनके पास, एक लाइसेंस होगा, बाकी हजारों की शिकायतें की आपने, आपका क्या नाम है? नहीं, शिकायत नहीं की, शिकायत होती नहीं थी नहीं, क्योंकि शिकायत ऊपर कोई बात ही नहीं रखता था। आज बड़ा हादसा हुआ, सबकी आंख खुली है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए ये बारूद के ढेर पर ही इस वक्त हम हैं और यकीन मानिए कि यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी भी अगर उड़ती है तो उसके बाद क्या कुछ हादसा हो सकता है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बारूद है। ये तस्वीर आप उसी अग्रवाल बंधुओं के अवैध कारोबार की देख रहे हैं, अवैध फैक्ट्री की देख रहे हैं, जहां पर खेतों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और यहां पर ही बारूद पूरी तरह से बनता था। आप देखिए कि क्षमता 300 किलो की जो लाइसेंस में थी, मगर उससे बढ़ाकर 1500 किलो कर दिया गया। और इस वक्त तो हालात ये हैं कि जो आसपास के खेत थे उस पर भी एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया गया और उससे यहाँ की जो फसल थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद ही नजर आ रही है। हमारी खेत की बाउंड्री मतलब उन्हें ये बना के रखे। अब ऐसे उनका इलाका वहाँ तक है और वो यहाँ तक आ गए अवैध रूप से आपके खेत में। हाँ जी, अब मतलब उनकी जगह छोड़ के अपने खेत में उन्हें मसाला गोदाम बनाया। आपको बता दें कि हरदा विस्फोट कांड में घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम भेजी गई है। इंदौर और भोपाल में अलग से बर्न यूनिट बनाई गई हैं। हरदा से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। सरकार ने आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, असल गुनहगार को पकड़ने के लिए और संपूर्ण सच को सामने लाने के लिए गृह विभाग 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना चुका है। राजगढ़ से फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों आरोपी सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक खान से पूछताछ की गई, लेकिन सवाल है कि क्या ये तत्परता उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी जब अवैध पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी? क्या ये कार्रवाई तब नहीं होनी चाहिए थी जब आबादी वाले इलाके में गैर कानूनी रूप से बारूद का भंडार तैयार किया जा रहा था? ये जांच टीम तब कहां थी जब बिना कानूनी इजाजत लिए फैक्ट्री मालिक बेईमानी का बारूद बेच रहा था? तब कहां थी सरकार, पुलिस, प्रशासन, पूरा सिस्टम जब ये पूरा खेल हो रहा था? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तत्परता, कार्रवाई और जांच से अपनों को खो चुके परिवार का दर्द कम होगा? TV9 भारतवर्ष आज हर उस पीड़ित की आवाज बन रहा है जिनकी आंखों में गम के आंसू हैं और सिस्टम की लापरवाही के प्रति गुस्सा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तस्वीरें आपको सीधे उस फैक्ट्री की दिखा रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ। अब भी आप देख रहे हैं कि पानी की बौछारें यहाँ पर की जा रही है
और कुल मिलाकर इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। देखिए अभी भी कितना तेज धुआं यहाँ से उठता हुआ नजर आ रहा है और आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि धमाका कितना बड़ा था। इस फैक्ट्री की आप बात करें तो 3 से 4 बार यहाँ पर बड़े हादसे हुए। 3 साल पहले भी इस फैक्ट्री में हादसा हुआ था जब 4 लोगों की मौत हुई थी और कई अनियमितताएं इस फैक्ट्री में देखने को मिली है। यानी कि इस रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री कैसे बनी, इसकी अनुमति किसने दी, इसे लाइसेंस किसने दिया। दूसरा, 1 मंजिला इस फैक्ट्री की अनुमति थी मगर ये 2 मंजिला हुई। तीसरा, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जो बारूद को पटाखे का टेस्ट होता है उसके लिए एक अलग से कमरा या अलग से जगह होती है मगर उसका भी टेस्ट यहीं पर होता था। हम लोगों को इन लोगों ने पेपर्स दिए, उसमें से 4 लाइसेंस में से 3 तो उनके पास लाइव लाइसेंस थे जो कि वैध थे, तो उसमें वो अपना संचालन कर रहे थे। बट निश्चित तौर से उन नियमों का, उन जो क्लॉजेस हैं उनका उल्लंघन किया होगा तभी ये परिस्थिति निर्मित हुई। 2 लाइसेंस 15 किलोग्राम तक के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज के, वो जिले द्वारा दिए गए थे। उनको निलंबन की कार्रवाई की गई थी। उस निलंबन में से एक निलंबन की उस समय अपील की गई थी और अपील में सिर्फ एक पर्टिकुलर अवधि के लिए स्टे था, स्टे उसको उसके बाद नहीं दिया गया था, तो दोनों लाइसेंस जो है आज की डेट में निलंबित। अब आपको हरदा के उस परिवार से मिलवाते हैं जिसका घर बेईमानी वाली फैक्ट्री के बिल्कुल करीब है। ये ऐसा परिवार है जिसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। इसके दर्द की कहानी आपको रुला देगी। इस घर में रहने वाली नेहा ने अपने माता पिता को खो दिया। नेहा की किस्मत अच्छी थी, वो धमाके के वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थी, वो कोचिंग गई हुई थी। परिवार में एक छोटी बहन और छोटा भाई है। इस हादसे ने नेहा के माता पिता और दोनों को छीन लिया। इसके घर के परखच्चे उड़ गए। रोती बिलखती नेहा ने आंसुओं से भरी ये कहानी सुनाई। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और बाकी सब तो हम सब ठीक है। मतलब फैक्ट्री के पास में आपका घर है? हमारा फैक्ट्री से चिपका हुआ घर ही था सर, दीवार ही चिपकी हुई थी हमारी फैक्ट्री से ही। आप घर में ही थे तब जब ये? नहीं, मैं कोचिंग गई थी, मेरी बहन मम्मी घर थी और दादा घर थे, बाकी सब घर पे। मैं कोचिंग गई थी, दोनों स्कूल गए थे। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, सब चल गया। घर भी नहीं बचा, माँ बाप भी नहीं बचे। किसको गुनहगार मानती हैं आप? क्या इंसाफ चाहती हैं आप? पटाखे वाले को गुनहगार है। इतनी आबादी में नहीं बनाता तो लोग आज जाते नहीं। इतनी आबादी में बसाया, उसको भी समझना चाहिए ना कि इतनी आबादी में लोग बसे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बारूद वारूद सब बनाता था वो। क्या हुआ आपके परिवार के साथ आपके घर? हम पहला स्पोर्ट हमने जैसे ही सुना वैसे ही हम बाहर थे तो हम भाग लिए। दूसरा स्पोर्ट हुआ तो कहीं लोग घर में के घर में मर गए हैं, कहीं लोग पत्थरबाजी से घायल हो गए, कहीं लोग अस्पताल चले गए, उनका पता नहीं है। हमारा घर जल गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा सर। हाँ, फैक्ट्री के पास में ही आपका घर? फैक्ट्री के साइड से ही है, इस साइड में हमारा। क्या काम करते थे आप? करते हैं आप? मजदूरी करते थे सर। और वक्त पर अगर सही कदम उठाए जाते तो शायद ये हालात नहीं होते। वैसे वक्त तो अब सत्ता में भी आज का खत्म हो चुका है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें